नमस्कार। कल हम म्यूचुअल फंड के बारे में चर्चा कर रहे थे और म्यूचुअल फंड्स में हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड, उसमें डेट म्यूचुअल फंड में हमने टिपिकली डेट म्यूचुअल फंड, लिक्विड म्यूचुअल फंड, गिल्ट म्यूचुअल फंड, इनके बारे में चर्चा की थी। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड डायनामिक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और डेट ओरिएंटेड डायनामिक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, इसके बारे में भी चर्चा की थी। इसके पश्चात हमने इक्विटी मार्केट में सेक्टरल म्यूचुअल फंड और टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के बारे में चर्चा की थी और टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के साथ साथ इनकम टैक्स और शेयर मार्केट, इसकी भी हमने चर्चा की थी। इक्विटी मार्केट, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स, इनमें जिस प्रकार से आपको रिटर्न्स मिलते हैं उसके ऊपर आपको किस प्रकार से टैक्स भरना पड़ता है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसके बारे में भी चर्चा की थी। इसके साथ साथ हमारे लिए इनकम टैक्स किस प्रकार से रहता है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो कोई भी अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो टैक्स के बारे में भी आप सतर्क रहिएगा और समय रहते टैक्स भरिएगा। अगला जो म्यूचुअल फंड का प्रकार है इक्विटी मार्केट में, वो है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। अभी अगले कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं वो मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट लॉजिक के साथ बने हैं। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या करेगा, लार्जली लार्ज कैप में ही निवेश करेगा। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वो अधिकतर पैसा लार्ज कैप में निवेश करते हैं, लाइक 70-75% लार्ज कैप में निवेश करेंगे, बाकी थोड़ा बहुत मिड कैप और स्मॉल कैप में भी निवेश करते हैं, मगर वो डोमिनेटिंगली लार्ज कैप में निवेश करेंगे। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में बेसिकली लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले शेयर्स में ज्यादा निवेश होता है। ठीक है, 100% लार्ज कैप वो स्कीम नहीं होती, उसमें कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप भी इन्वेस्टमेंट होती है। लार्ज कैप के बाद मिड कैप म्यूचुअल फंड है, तो अगेन डोमिनेटिंगली मिड कैप रहेगा, उसमें भी कुछ लार्ज कैप शेयर्स रहेंगे, कुछ स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट रहेगी, किंतु अधिकतर इन्वेस्टमेंट मिड कैप में रहेगी। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इसका भी यही सीन है, अधिकतर इन्वेस्टमेंट वो स्मॉल कैप कंपनीज में करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि वो लार्ज कैप में निवेश नहीं करेंगे, लार्ज कैप में थोड़ा बहुत करेंगे जरूर, मिड कैप में भी थोड़ा बहुत करेंगे, डोमिनेटिंगली स्मॉल कैप में करेंगे। जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम आप देखेंगे उसका जब आप एनालिसिस करेंगे तो उन्होंने कहाँ पे निवेश किया है, उनका पूरा डिटेल पोर्टफोलियो आपको देखने को मिलता है, मनी कंट्रोल पे मिल जाता है आपको ये। स्मॉल कैप के बाद स्मॉल कैप एंड मिड कैप कॉम्बिनेशन वाले म्यूचुअल फंड, फिर लार्ज कैप एंड मिड कैप कॉम्बिनेशन वाले म्यूचुअल फंड, उसके बाद मल्टी कैप म्यूचुअल फंड जिनको हम डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड के नाम से भी जानते हैं। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो इसी कैटेगरी वाले होते हैं। तो उनका एक फ्लेक्सिव कैप में भी कोई ऐसा फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता कि लार्ज कैप में कितना डालेंगे, मिड कैप में कितना परसेंट डालेंगे और स्मॉल कैप में कितना परसेंट निवेश करेंगे, ये फ्लेक्सिबल रहेगा। मगर ये डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड होने के कारण एक तरह से बाजार की सारी रेंज उनके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए उपलब्ध होती है। सेक्टरल म्यूचुअल फंड सेक्टर के बाहर नहीं निवेश कर सकता। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी केवल डोमेस्टिक कंपनियों में ही निवेश करेगा, है कि नहीं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लार्जली लार्ज कैप में निवेश करेगा। स्मॉल कैप मिड कैप में भी क्या होगा, लार्जली मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ही निवेश होगा। मगर मल्टी कैप म्यूचुअल फंड बाजार की पूरी रेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्टर एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन वो हर जगह पे निवेश कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के बाद अगला म्यूचुअल फंड का प्रकार है वो है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। अभी तक जो हमने डिस्कस किए हुए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है और आगे भी जो हम इक्विटी म्यूचुअल फंड डिस्कस करेंगे उनमें और इंडेक्स म्यूचुअल फंड में एक फर्क ये है कि वो केवल और केवल इंडेक्स में ही निवेश करते हैं। तो पर्टिकुलर कोई स्कीम अगर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए डेडिकेटेड है तो वो केवल उसी इंडेक्स में निवेश करेंगे और यूजुअली इंडेक्स म्यूचुअल फंड ये किसी न किसी इंडेक्स को डेडिकेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई इंडेक्स म्यूचुअल फंड है निफ्टी प्लान वाला, तो वो फंड मैनेजर क्या करेगा, निफ्टी के मैन्युफैक्चरिंग में जो 50 कंपनियां हैं, निफ्टी में जो 50 कंपनियां अंतर्भूत है, उन्हीं कंपनियों के शेयर खरीदेगा, वो भी उसी प्रोपोर्शन के साथ खरीदेगा जिस प्रोपोर्शन के साथ निफ्टी में जो 50 कंपनियां हैं उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज जो वेटेज है निफ्टी के मैन्युफैक्चरिंग में, उसी वेटेज के हिसाब से वो अपने पोर्टफोलियो में शेयर खरीदेगा। उनके पास जितना भी AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो सेम प्रोपोर्शनेट में निफ्टी वाले 50 कंपनियों में ही और निफ्टी में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज जिसका वेटेज जितना है जिस कंपनी का, उतना ही वेटेज का पैसा उस कंपनी के शेयर खरीदने में लगाएगा। तो एक तरह से निफ्टी में जितना उतार चढ़ाव होगा उस हिसाब से इंडेक्स को में भी आपको उसी प्रकार से रिटर्न मिलेंगे। इन लॉन्ग सिनारियो मेनली सेंसेक्स और निफ्टी, इन्होंने आज तक 12 से 14% रिटर्न दिए हैं एनुअलाइज लॉन्ग टर्म में। तो वही अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर भी मिलेगी। बाकी सारे म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड होते हैं, किंतु इंडेक्स म्यूचुअल फंड ये पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड होता है।
एक्टिवली मैनेज और पैसिवली मैनेज मतलब क्या? एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में वो फंड मैनेजर का रोल रहेगा, उसकी प्रतिभा लगेगी वहां पे। वो जैसे सोचेगा, जिस प्रकार से एनालिसिस करेगा, जिस प्रकार से स्ट्रैटेजी बनाएगा, उसी प्रकार से वो बाजार में निवेश करेगा। मतलब रिसर्च एनालिसिस के लिए उसके पास स्कोप है बाकी सभी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, किंतु इंडेक्स म्यूचुअल फंड में कोई स्कोप नहीं है। वो पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है, क्योंकि इंडेक्स का जो गठन है, इंडेक्स का जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन थर्ड पार्टी करती है। क्रिसिल या ICRA या फिर वैल्यू रिसर्च या फिर S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर, ऐसी जो रेटिंग वाली संस्थाएं होती है, स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस वाली संस्थाएं जो होती है, वो इंडेक्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो कौन सा शेयर खरीदना है उसके लिए कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इंडेक्स फंड के फंड मैनेजर को अपना स्वयं का दिमाग नहीं लगाने, ठीक है, उसको इंडेक्स के प्रोपोर्शनेट में ही निवेश करना है। इंडेक्स में जो कंपनियों का जो वेटेज है उसी प्रकार से निवेश करना है। और क्योंकि ये पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड होने के कारण, क्योंकि ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, इसके कारण इसका जो एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो बहुत कम होता है। मतलब बाकी सारे म्यूचुअल फंड्स में, खासतौर पे इक्विटी म्यूचुअल फंड में, वो फंड मैनेजर को रिसर्च करना पड़ेगा, खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, उसकी टीम पूरी काम करेगी रिसर्च करने में और कंपनियों का चुनाव करेगी और वो फिर स्ट्रैटेजी के तहत उनमें निवेश करता रहेगा। तो यहाँ पे उसका एक्सपेंस रेशियो जो रहेगा वो थोड़ा हायर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, बाकी सभी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो अगर 2.5% है, वो भी वैरी होता है। जनरली 2.5 या 3 से ज्यादा कोई किसी का एक्सपेंस रेशियो नहीं है बाजार में, और 3 भी बहुत ज्यादा है। सभी का 2.5, 2%, 2.25% ऐसा ही है। किंतु इंडेक्स म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.25% ही रहेगा। तो एक तरह से आपने 100 रुपए यहाँ पे निवेश किए इंडेक्स म्यूचुअल फंड में, तो 100 में से संभावना यह है कि लगभग 98.50% तक की रकम सीधी मार्केट में निवेश होगी और 1.5% अपने खर्चे के लिए पैसा रखेंगे फंड मैनेज करने के लिए। और बाकी इक्विटी म्यूचुअल फंड में 97.50% बाजार में निवेश होगा और 2.5% तक की रकम वो अपने एक्सपेंसेस के लिए यूज करेंगे। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि ओवरऑल वो रिसर्च करके निवेश करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी उससे ज्यादा होगा। तो ये है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। सभी अच्छे। कौन सा म्यूचुअल फंड हमें खरीदना चाहिए, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पहले हम म्यूचुअल फंड के प्रकार देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत रिलेटिव है कि इसमें से कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है। ये हर एक के लिए अलग अलग रह सकता है, इसका उत्तर हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। आप कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं, आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, उस हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड का चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड में और एक मैं चीज जोड़ूंगा। आमतौर पे इंडेक्स का परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड भले 12 से 15% के आसपास रहेगा, हम 12% ही पकड़ते हैं, किंतु इंडेक्स म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न्स है वो इंडेक्स से भी अधिक रहेगा। इंडेक्स अगर 12% परफॉर्म कर रहा है ओवर द पीरियड, सालाना एवरेज, तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो रहेगा वो 13-14% रहेगा, क्योंकि इंडेक्स म्यूचुअल फंड ये इंडेक्स को आउट परफॉर्म करता है यूजुअली। क्यों आउट परफॉर्म करता है? क्योंकि इंडेक्स एक केवल कैलकुलेटिव आंकड़ा है, मगर उस इंडेक्स में ये म्यूचुअल फंड मैनेजर निवेश करवाते हैं, आपका पैसा वहां पे निवेश करवाते हैं और बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी होता है। तो प्रॉफिट बुकिंग होगा ऊपर के रेंज में, फिर से नीचे के रेंज में, फिर से री इन्वेस्टमेंट होगी, फिर से प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो वो प्रॉफिट बुकिंग का भी पैसा है वो उसमें जुड़ जाता है। इसलिए भले आप 20 साल का टेन्योर ले, तो 20 साल में औसतन इंडेक्स का परफॉर्मेंस अगर सालाना 12% रहा है, तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड आपको 13-14% के आसपास रिटर्न देगा। क्लियर? इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बाद अगला जो म्यूचुअल फंड का प्रकार है वो है थीमेटिक म्यूचुअल फंड। थीमेटिक म्यूचुअल फंड मतलब क्या? हम कोई जब फिल्म देखने के लिए जाते हैं तो पहले आप क्या देखते हैं? फिल्म का जॉनर देखते हैं। जॉनर पता है ना? मतलब वो कॉमेडी फिल्म है, एक्शन फिल्म है, हॉरर फिल्म है, या किस प्रकार की फिल्म है, और जिस प्रकार की मूवी आप देखना चाहते हैं उस मूवी का आप टिकट खरीदते हैं और वो मूवी देखते हैं, राइट? तो जॉनर जिस प्रकार से होता है किसी भी फिल्म का, उसी प्रकार से ये थीमेटिक म्यूचुअल फंड, उनका एक जॉनर होता है, वो थीम होते हैं और थीम के साथ बाजार में वो निवेश करते हैं। थीमेटिक म्यूचुअल फंड का एक उदाहरण के तौर पे पहला प्रकार है इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कंपनियां काम करती है उन कंपनियों के शेयर में निवेश करने वाला म्यूचुअल फंड जो रहेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या? बुनियादी ढांचा, मराठी में कहे तो पायाभूत सुविधा। तो बुनियादी ढांचागत जो कंपनियां काम करती है, उस क्षेत्र में काम करती है, उन कंपनियों के शेयर्स वो खरीदेंगे या उसके रिलेटेड जो सेक्टर्स रहेंगे उनमें शेयर वो निवेश करेंगे। फॉर एग्जांपल, किसी नए शहर का निर्माण करना है तो उसमें बुनियादी ढांचागत कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता रहेगी?
कौन कौन से सेक्टर वहाँ पे आएंगे। पावर, फिर रोड बांधने वाली कंपनियाँ, ब्रिज बनाने वाली कंपनियाँ, रेलवे, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स, कम्युनिकेशन, अभी इंटरनेट भी आया है उसमें। उसके साथ साथ उसके रिलेटेड जो भी सेक्टर्स रहेंगे, सीमेंट भी आया है उसमें। उसके साथ साथ उसके रिलेटेड जो भी सेक्टर्स रहेंगे, सीमेंट सेक्टर रहेगा, मेटल सेक्टर रहेगा, बैंकिंग सेक्टर है, केबल सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर है, तो उनमें भी वो निवेश करेंगे। जो जो कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में योगदान देती है या उससे रिलेट करते हैं, उन सभी कंपनियों के वो शेयर खरीदेंगे। ये हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पकड़ के काम करेंगे। तो पहला थीम है इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड। अगर आपको लगता है कि आने वाले 10-20 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज्यादा होने वाली है, तो आप ऐसे समय में ऐसे फंड में भी निवेश करके बैठ सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड है कॉन्ट्रा वैल्यू म्यूचुअल फंड। कॉन्ट्रा वैल्यू मतलब क्या? कॉन्ट्रा यानी कॉन्ट्रावर्सी, विरोधाभास। तो इसका अर्थ ये है कि जो कंपनियां पोटेंशियली बहुत बढ़िया है, मगर पता नहीं क्यों आज ट्रेडर्स का उस पर ध्यान ज्यादा नहीं है, ट्रेडर का उसमें ज्यादा ध्यान ना होने के कारण उन कंपनियों में ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं है और उनकी शेयर की प्राइस भी तुलनात्मक अंडर वैल्यू है। तो ऐसे स्टॉक्स जो पोटेंशियली अच्छे हैं, उनमें वो आज निवेश करके बैठेंगे, और जब कभी वो बाजार को लीड करना शुरू करेंगे, प्रकाश में आएंगे, लाइमलाइट में आएंगे, तब उनके प्रति लोगों में चर्चा होती है, ट्रेडर्स उसमें दिलचस्पी लेते हैं, फिर ट्रेडिंग बढ़ता है, फिर वॉल्यूम बढ़ता है, डिमांड सप्लाई बढ़ती है, डिमांड बढ़ने के कारण फिर शेयर का प्राइस भी बढ़ता है, और तब जाके ये शेयर बेचते हैं। दूसरी भाषा में अगर मैं इसको समझाऊं तो कॉन्ट्रा वैल्यू म्यूचुअल फंड मतलब ऑफ सीजन वाला म्यूचुअल फंड। सभी ऑफ सीजन में शेयर्स में निवेश करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी बारिश का सीजन चल रहा है, अभी अगर आप रेनकोट या छाता लेने के लिए जाएंगे तो आपको एमआरपी पे डील करना पड़ेगा, आपको डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि अभी सीजन चल रहा है। मगर आप विंटर सीजन में जाएंगे और उस समय अगर रेनकोट या छाता लेंगे तब आपको डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि अभी वो सीजन नहीं चल रहा है। तो ऐसा जब सेल निकलता है किसी भी वस्तु का, तब हमें वस्तु सस्ती मिलती है। विंटर में जाएंगे और वहां पे अगर आप वूलन खरीदने जाएंगे, वूलन के कपड़े तो महंगे मिलेंगे। वहीं पे अगर अप्रैल में जाएंगे, आप मई में जाएंगे तो आपको सस्ता मिलेगा, तब खरीदना है। इसको ऑफ सीजन बाइंग कहते हैं। तो उसी प्रकार से शेयर्स में भी सीजन रहते हैं। तो एक तरह से ऑफ सीजन शेयर्स खरीदने वाले म्यूचुअल फंड यानी कॉन्ट्रा वैल्यू म्यूचुअल फंड, इसमें आपको लंबे समय तक निवेश करके रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रा वैल्यू वाले स्टॉक्स है वो पोटेंशियली अच्छे हैं। ये किसको लग रहा है? ये फंड मैनेजर को लग रहा है कि ये कंपनी आगे चल के अपना नाम रोशन करेगी या इन्वेस्टर को मालामाल करेगी, उसको लगता है फंड मैनेजर को। अभी वो सभी जो कंपनियों के स्टॉक्स है वो पत्थर के भाव में ले रहे हैं, चमकीले पत्थर होते हैं, तो उसमें से एक आध दूसरा हीरा निकलेगा, बाकी सभी का मोल वैसे ही रहेगा शायद कई दिनों तक, और उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है कि वो आगे चल के चमकेंगे और फिर आपको ज्यादा मुनाफा देंगे। मिला तो मिला, नहीं मिला तो वैसे भी सस्ते में ही खरीदे हैं, सस्ते में ही बेचने पड़ेंगे। तो कॉन्ट्रा वैल्यू म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक आपको निवेश करके रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक रातों रात लाइमलाइट में नहीं आता और रातों रात बढ़ने के लिए शुरुआत नहीं करता। वो कई साल सस्ते रेंज में ही रहेगा, और जब कभी उसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा बड़े तौर पे, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा, तब जाके वो शेयर बेचेंगे। तो हो सकता है कि उन्होंने 50 पत्थर खरीदे हैं, उनमें से 2-3 हीरे निकलेंगे, तो फिर भी वो सारा पैसा जो निवेश है उसको पूरा वसूल करेंगे। तो ये हो गया कॉन्ट्रा वैल्यू म्यूचुअल फंड। अभी तक मैंने भी कॉन्ट्रा वैल्यू म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा कमाई की है, सबसे ज्यादा हाई रिटर्न देने वाला और सबसे रिस्की म्यूचुअल फंड यही है, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स। मैंने कई बार म्यूचुअल फंड्स में 25-26% तो यूजुअली लिया है, बहुत बार लिया है। केवल कॉन्ट्रा वैल्यू की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में। उसमें ना ट्रेड करना है, म्यूचुअल फंड में भी ट्रेडिंग करना है, मगर वो शेयर जैसा एनुअली नहीं रहेगा, 4-6 महीने में खरीदा बेचा ऐसा नहीं करना है, वो 2-3 साल में खरीदना बेचना है। मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड का प्रोग्रेसिव फेज समाप्त हो गया ना, तो सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचने हैं, एसआईपी चालू रखनी है, जो भी जमा पूंजी है वो बेच के लिक्विड में या फिर डेट कैटेगरी में शिफ्ट करनी है, एसआईपी चालू रखनी है। और जब कभी आपको ऐसा लगेगा कि प्राइमरी वेव समाप्त हो रही है, अभी नेक्स्ट प्राइमरी वेव का प्रोग्रेसिव फेज शुरू हो रही है, तब फिर से 2-3 स्टेप में आपको पैसा निवेश करना है, सारा पैसा। बहुत ज्यादा रिटर्न मिलते हैं, और 1-2 साल में आपको एक पिक मिलता है, फिर वहां पे निकल जाओ, फिर थोड़े समय के बाद फिर से निवेश करो। कई बार ऐसा होता है कि बाजार साइडवे हो जाता है, पूरा इंडेक्स साइडवे हो जाता है, किंतु म्यूचुअल फंड का वैल्यूएशन बहुत तेजी से नीचे आता है, क्योंकि हम इंडेक्स को देखते हैं तो इंडेक्स में वो केवल 30-40-50 कंपनियां रहेगी, उनमें भी इंडेक्स में भी ऐसी कंपनियां रहती है कि जो नीचे आ रही होती है,
तो फिर भी इंडेक्स ओवरऑल गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी कुछ 2-4 कंपनियां ऐसी होती है वो इंडेक्स को लीड कर रही होती है, उनके कारण इंडेक्स नीचे नहीं आता, मगर ओवरऑल बाजार नीचे आ चुका होता है। ऐसा कई बार हुआ है। तो जैसे आपको भनक लगती है कि नहीं ओवरऑल मार्केट नीचे जा रहा है, इंडेक्स भले ही नीचे ना आए, वो साइडवे भी आपको लग रहा है, तो भी आप बाजार से थोड़ा सा एग्जिट करो थोड़े समय के लिए और 6-7 महीने के बाद फिर से एंट्री करो। अगर आप एग्जिट नहीं करते तो भी ओवरऑल एसआईपी के कारण आपको प्रॉफिट होगा ही, मगर जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जितना प्रॉफिट नहीं होता उससे अधिक ट्रेडिंग में होता है। फॉर एग्जांपल आमतौर पे किसी म्यूचुअल फंड में आप 10 साल से इन्वेस्ट करके बैठे, ईयर ऑन ईयर अगर आपको एवरेजली उसमें 14% रिटर्न दिख रहा है, मगर उसमें अगर आपने इकोनॉमिक साइकिल के साथ ट्रेडिंग किया है तो वही रिटर्न 18-20% के ऊपर जाते हैं। ये होता है। लेकिन सर ये म्यूचुअल फंड में तो फिक्स होता है ना 3 साल 2 साल, तो उसमें बीच में बेच सकते हैं सर। केवल और केवल टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में वो लॉकिंग पीरियड वाला है, बाकी सभी म्यूचुअल फंड में भी लॉकिंग पीरियड वाले म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी होते हैं। आपको चुनाव करना है कि उसमें क्लोज एंडेड लेना है या ओपन एंडेड लेना है, ये आप तय करो। हर कोई स्कीम क्लोज एंडेड नहीं होती। खुद शेयर की तरह लेना है, वो जब आपको लगे बेचना है वो बेचते रहना, ऐसे हो सकता है। हाँ, मगर शेयर में जितनी आप फ्रीक्वेंसी ट्रेड करते हैं ना, उतने फ्रीक्वेंसी ट्रेड नहीं करने आप। शेयर में क्या हम 2-4 हफ्तों में बेचते हैं, फिर खरीदते हैं, फिर 2-3 महीने में बेचते हैं। वैसा यहाँ पे महीने महीने में नहीं खरीदना बेचना है, 6 महीने में भी खरीदना बेचना नहीं करना है, क्योंकि आपको एग्जिट लोड का भी ध्यान रखना है। 1% तक एग्जिट लोड बहुत सारे म्यूचुअल फंड में होता है। ओवरऑल म्यूचुअल फंड है ना, आराम से ट्रेड करने वाला सेगमेंट है। इक्विटी जैसा थोड़ा सा स्पीडी आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, ना ही डेरिवेटिव जैसा ओवर स्पीडी ट्रेडिंग करना है। आगे हम उसकी चर्चा करेंगे, व्हाट इज मीन बाय डायरेक्ट प्लान और व्हाट इज मीन बाय रेगुलर प्लान। उसमें क्या होता है, रेगुलर प्लान में बीच में एक एडवाइजरी फर्म होती है, वहां से आप उस स्कीम में निवेश करते हैं, तो वो प्लान हो गया रेगुलर प्लान। और आप किसी भी एडवाइजर की मदद ना लेते हुए सीधा उस फंड हाउस के साइट पे जाते हैं, फंड हाउस के वेबसाइट पे, ब्रोकर के वेबसाइट पे नहीं। ब्रोकर भी एडवाइजर आ गया ना बीच में, तो सीधा अगर आप फंड हाउस के वेबसाइट पे जाते हैं और वहां से सीधा आप केवाईसी कंप्लायंस पूरा करके वहां पे सीधा आप म्यूचुअल फंड का चुनाव करके स्कीम चुन के वहां पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी या, तो उसको डायरेक्ट प्लान कहते हैं। तो डायरेक्ट प्लान में अगर आप निवेश करते हैं तो उनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम होता है, 0.25 से 1% से उनका एक्सपेंस रेशियो कम रहता है। तो होता क्या है कि आमतौर पे अभी फॉर एग्जांपल एचडीएफसी टॉप 200 का एक स्कीम है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। एचडीएफसी टॉप 200 का स्कीम में उस पर्टिकुलर स्कीम भी 2 प्रकार से ड्राइव होती है, वैसे तो 3-4 प्रकार से ड्राइव होती है। मैं अभी एक डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के बारे में बात कर रहा हूँ। रेगुलर प्लान में क्या होता है, आप वो एडवाइजर थ्रू खरीदते हैं या आपके ब्रोकिंग हाउस थ्रू खरीदते हैं, तो आपका जैसा पैसा वहां से जाएगा और फंड में जाएगा, तो फंड मैनेजर क्या करता है, जो आपका पैसा उनके पास आया है उसमें से एक्सपेंस रेशियो के तौर पे 2.5% काट लेता है, अराउंड 2.5%, ये वेरी होता है, तो अराउंड 2.5% काट लिया, तो उसमें से कुछ कमीशन का हिस्सा वो एडवाइजरी फर्म को जाता है। ठीक है, तो आपको क्या फायदा मिलता है कि एडवाइजर बीच में रहता है, वो एडवाइजर आपको अच्छे स्टॉक चुन के देता है, अच्छे म्यूचुअल फंड चुन के देता है, वो आगे आपको एंट्री करते वक्त एग्जिट करते वक्त पूरा सहयोग करता है, आपका बैक ऑफिस भी संभालता है, आपको कंसल्टेंसी देता है। ठीक है, तो वो आपको कोई चार्ज नहीं करता, मगर म्यूचुअल फंड हाउस उसको चार्ज करती है। और वो चार्ज कहाँ से करेंगे, तो जो एक्सपेंस रेशियो वो आपसे काट रहे हैं ना हर साल, वो आपको पता भी नहीं चलता कब काटे हैं, क्योंकि वो डेली बेसिस पे कटता है, मगर साल भर में 2-2.5% के दरमियान ही कटता है, मगर उसमें से वो उनको कमीशन पास करते हैं। मगर अगर आप कोई एडवाइजर बीच में नहीं रखते हैं, कोई ब्रोकिंग हाउस बीच में नहीं रखते हैं, या एडवाइजर कंपनी या एडवाइजर पर्टिकुलर पर्सन बीच में नहीं रखते हैं, और सीधा आप एचडीएफसी एएमसी के साइट पे जाते हैं और वहां से डायरेक्ट प्लान चुनते हैं, डायरेक्ट प्लान, तो फिर आप सीधा एचडीएफसी एएमसी से कांटेक्ट कर रहे हैं और वहीं से सीधा आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट प्लान हो गया। उसमें क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम कटता है, तो 2.5% नहीं कटेगा, वो 1.5%, 1.25% ही कटेगा। तो जो कमीशन आप एडवाइजर के साथ वो शेयर कर रहे थे वो नहीं करेंगे, तो एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा कम रखेंगे, तो आपके 0.5-0.25% या 1% तक अमाउंट एक्स्ट्रा मार्केट में निवेश होगी। ठीक है, और हर साल होता रहेगा ये। तो ओवर द पीरियड वो 1% का भी कंपाउंडिंग इफेक्ट से 4-5% बन जाता है 20 साल में, 15 साल में, ऐसा। तो वो ज्यादा बनने के कारण अगर नॉर्मल एनएवी, रेगुलर प्लान की एनएवी 100 रुपए है, 1 यूनिट की कीमत 100 रुपए है, तो ओवर द पीरियड वो भी ग्रो करेगा और ये भी ग्रो करेगा, वो भी उसी प्रकार से मार्केट में निवेश करेंगे।
डायरेक्ट प्लान में वो अलग स्टॉक्स में निवेश करते हैं ऐसा नहीं। अगर वो स्कीम पर्टिकुलर एचडीएफसी टॉप 200 स्कीम जो है वो 200 टॉप 200 स्टॉक में निवेश करेंगी तो वो डायरेक्ट और रेगुलर दोनों प्लान में उसी प्रकार से उसी फैशन में निवेश करेंगे। केवल उसका कैलकुलेशन जो रहेगा वो सेपरेट रहेगा, ठीक है। अंततः आप एक ही गाड़ी में बैठने वाले हैं, ठीक है। तो उनका थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो कम होने के कारण ओवर द पीरियड इसका एनएवी 100 रुपए से अगर 110 होता है रेगुलर प्लान में तो उसका एनएवी 100 रुपए से 113 रुपए हुआ आपको दिखेगा ओवर द पीरियड, वो भी एक साल में नहीं, ये 5-6 साल के बाद, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सर एक चीज और पूछनी थी, या कोई भी म्यूचुअल फंड एडवाइजरी में कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि पहले आप 1 लाख 2 लाख रुपया लमसम डालें एंड देन सेम फंड में एसआईपी डालें, सो ये रिटर्न्स पर कैसे इम्पैक्ट करता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर? क्या ऐसा करना सही भी होगा क्या? मतलब ये जस्ट आई एम आस्किंग। नहीं, लमसम इन्वेस्टमेंट का अपना एक अलग रिटर्न देने का तरीका है और एसआईपी का अलग होता है। ये एक्चुअली मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अगर मार्केट टॉप पे है और उस समय आपने 1 लाख रुपए लमसम डाला, उसके बाद मार्केट तो अगले 2 साल के लिए नीचे आ रहा है और उसमें आपने एसआईपी भी किया, तो क्या होगा? जो आपने 1 लाख रुपए में जितने यूनिट्स आपने ऊपर के दाम पे खरीदे हैं, जितने यूनिट्स आपको प्राप्त हुए, उसका वैल्यूएशन तो वैसे भी नीचे आने वाला है ही, है कि नहीं? ये बहुत लॉन्ग टर्म में फायदा डायरेक्ट लमसम का भी होगा और एसआईपी का भी होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि पहले आप लमसम डालो और फिर एसआईपी करो। मैं तो ये कहूंगा कि लमसम की तैयारी में रहो आप, मगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद ही लमसम डालो बीच बीच में। यानी बीच बीच में अगर बॉटम मिलता है आपको तो वहां पे लमसम डालो। कोई भी स्कीम में एंट्री करते वक्त शुरुआत में लमसम मत डालो, मतलब उसकी आवश्यकता नहीं है। सीन क्या है पहले देखो, शुरुआत अगर बॉटम से ही है तो फिर लमसम ठीक है। ये क्या होता है, एडवाइजरी लोग उनको अपफ्रंट ज्यादा पैसा मिलता है तुरंत, और इसके लिए वो आपको कुछ सलाह देते हैं कि ऐसा भी करो, इसके साथ करो, कुछ जुगाड़ करके आपसे ज्यादा पैसा निवेश करवाना है उनको। फायदा आपका ही होगा मगर उनका भी होगा। जो भी लमसम टॉपअप करना है आपको तो मार्केट के बॉटम देख के ही करो। तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत आवश्यक है। ब्रॉड लेवल के जो मूविंग एवरेजेस होते हैं 20-100 या 30-150, तो ये अच्छे काम करते हैं। वहां पे 50-200 बहुत लेट होता है एक्चुअली, और वो बहुत लेट एंट्री करवाएगा ना आपको, लेट एग्जिट भी करवाएगा। म्यूचुअल फंड में जिस प्रकार की स्कीम आप ले रहे हैं, मतलब लार्ज कैप स्कीम ले रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा इंडेक्स का चुनाव करना पड़ेगा आपके लिए। बेंचमार्क इंडेक्स कौन सा रहेगा? बेंचमार्क मतलब पता है ना? बेंचमार्क मतलब जिसके रिलेटिवली हम अपने म्यूचुअल फंड का प्रोग्रेस देखते हैं, उस रिलेटिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, उसको बेंचमार्क इंडेक्स कहते हैं। अगर आपका स्मॉल कैप फंड है तो आपका बेंचमार्क इंडेक्स कौन सा रहेगा? निफ्टी स्मॉल कैप 50 या निफ्टी स्मॉल कैप 250, ये आपका बेंचमार्क इंडेक्स रहेगा, ठीक है। और पर्टिकुलरली जो भी स्कीम है वो खुद बताती है कि हमारा बेंचमार्क इंडेक्स कौन सा है। उस इंडेक्स पे आपको वो सारे मूविंग एवरेज लगाने हैं, ठीक है। मूविंग एवरेज हम पहले सीख चुके हैं, किसी अन्य वीडियो में आप देख सकते हो उसको। उसकी एक जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा। तो बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो करो, वहां पे आप मूविंग एवरेज लगाइएगा और मूविंग एवरेज के साथ आप काम कीजिएगा। तो जैसे वहां पे बड़े स्तर पे जो मूविंग एवरेज आप लगाएंगे डेली पे, तो वहां पे अगर नेगेटिव क्रॉसओवर होता है या आरएसआई भी, आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं अभी ये प्राइमरी ट्रेंड धीरे धीरे उसका प्रोग्रेसिव फेज समाप्त हो रहा है, करेक्टिव फेज की शुरुआत हो रही है, तो सारा प्रॉफिट निकालो, डेट म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करो। और जब कभी आप फिर से पॉजिटिव क्रॉसओवर करेगा तब डेट से उठाओ और सारा पैसा निचले स्तर पे फिर से लगाओ। एसआईपी तो जारी रखो, कंटिन्यू रखो। मैं ये करता हूँ, बहुत अच्छे रिटर्न मिलता है। जो भी आपका एडवाइजर है उसके साथ भी, आप म्यूचुअल फंड एडवाइजर के साथ भी बीच बीच में आप थोड़ा मीटिंग किया करो। तो रिव्यू मीटिंग जिसको हम कहेंगे, वो रिव्यू लिया करो और आगे की रणनीति भी तैयार किया करो। अगर आप उसके संपर्क में हैं तो वो जानेगा कि हाँ भाई ये बंदा थोड़ा सीरियस है, एक्टिव है, तो वो आपके पोर्टफोलियो पे नजर रखेगा और सही समय पे और आपकी जो स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से आपको बीच में अलर्ट भी करेगा। नहीं तो क्या होता है, शुरुआत में सब आते हैं, आप निवेश करते हैं, फिर आप भी गायब, वो भी गायब। ऐसा नहीं होना चाहिए। बीच बीच में आप मिला करो, उनके साथ थोड़ी चर्चा किया करो, आपके फायदे की चीज है ना ये। तो कॉन्ट्रा वैल्यू म्यूचुअल फंड के बाद अगला म्यूचुअल फंड का जो प्रकार है, थीमेटिक म्यूचुअल फंड, अगेन डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड। अभी ये म्यूचुअल फंड कोई शेयर खरीद के ऊपर के दाम पे बेच के प्रॉफिट कमाना, ये उनका सेकेंडरी लक्ष्य होता है। उनका प्राइमरी प्रॉफिट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो डिविडेंड खाना होता है। वो अच्छे डिविडेंड यील्ड वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनके शेयर सस्ते जब रहेंगे तब खरीदते हैं
और एक्यूमुलेट करते रहते हैं और अच्छा डिविडेंड यील्ड प्राप्त करते हैं, वही उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा प्रॉफिट का। समय समय पे वो स्टॉक्स में चर्निंग भी करेंगे और समय समय में स्टॉक्स खरीदेंगे बेचेंगे भी, मगर उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा डिविडेंड खाना। तो ये डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड हो गया। अगला म्यूचुअल फंड का थीम है अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड। अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड मतलब क्या? ये बाजार के संधि साधु लोग होते हैं, जहां पे अपॉर्चुनिटी दिखी वहां पे वो निवेश करेंगे। उनका कोई एक लक्ष्य नहीं रहता कि मुझे लार्ज कैप में ही करना है, मुझे मिड कैप में करना है, या मुझे पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश करना है। ऐसा कुछ कोई लक्ष्य नहीं रहता स्पेसिफिक। जहां उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है वहां पे वो निवेश करेंगे। तो अभी इस साल उनको अगर ऐसा लगा कि बैंकिंग सेक्टर ऊपर जा रहा है तो वो ज्यादा फोकस बैंकिंग में करेंगे। आईटी में थोड़ा सा फोकस कम रखेंगे। अगर उनको लग रहा है कि आईटी नीचे आ रहा है तो वो बेचेंगे आईटी का स्टॉक्स। जब अगले साल उनको लगा कि आईटी अभी ऊपर जा रहा है तो आईटी पे फोकस करेंगे थोड़ा सा। उसके अगले साल उनको ऑटो सेक्टर लगा तो ऑटो में वो निवेश ज्यादा बढ़ाएंगे। सीजन वेस वो निवेश करते रहेंगे। कोई अच्छा आईपीओ आया तो वहां पे भी वो निवेश करेंगे, उसमें भी निवेश करेंगे। तो अलग अलग प्रकार से जब उनको किसी स्टॉक में अपॉर्चुनिटी दिखेगी या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में अपॉर्चुनिटी दिखेगी तब वहां पे वो निवेश करेंगे। तो टेक्निकली ये बहुत बढ़िया म्यूचुअल फंड है। इसमें भी आपको अच्छे रिटर्न मिलने स्वाभाविक है, ठीक है। कई जगह पे कॉन्ट्रा वैल्यू म्यूचुअल फंड में भी अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड का नाम दिया जाता है क्योंकि उनको वहां पे अपॉर्चुनिटी दिखती है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड के बाद और भी अदर थीम्स मार्केट में आ सकते हैं। जैसे बीच में एक भारत 2020 आया था म्यूचुअल फंड, एक स्कीम आई थी, बहुत पॉपुलर हुई थी। भारत 2020 मतलब 2020 के आसपास आई थी, उससे पहले आई थी। तो वो थीम क्या थी कि ये आने वाला डिकेड कौन सी कंपनियां राज करेगी मार्केट पे, उनमें उन्होंने निवेश करना शुरू किया था। ये डिकेड के लिए थीम बनी थी। तो कोई फंड हाउस कल जाके एमएनसी थीम ला सकता है मार्केट में। एमएनसी थीम में क्या होगा? सारे मल्टीनेशनल कंपनियों के शेयर्स खरीदे जाएंगे, है कि नहीं। जैसे एक तरह से टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड वैसे देखा जाए तो डोमेस्टिक थीम है। सभी डोमेस्टिक स्टॉक्स में ही वो निवेश करेंगे जिनका 100% टैक्सेशन भारत में होता है। ये थीम है। थीम आपको एक तरह से अच्छी लग रही है मगर उसके रिटर्न अच्छे लग रहे हैं कि नहीं वो भी देखो। ये जरूरी नहीं होता कि वो थीम अच्छी हो तो फिर रिटर्न भी अच्छे हो, वो समय सापेक्ष रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी ये सारे हो गए एक तरह से इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसमें और एक म्यूचुअल फंड है इक्विटी म्यूचुअल फंड में, आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड। आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड मतलब क्या? जहां पे आर्बिट्रेशन अपॉर्चुनिटी उनको दिख रही है, ऐसी जगह पे निवेश करने वाला म्यूचुअल फंड को आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड कहते हैं। वो म्यूचुअल फंड केवल आर्बिट्रेशन का ही काम करते हैं। अभी आर्बिट्रेशन का मतलब क्या? तो आर्बिट्रेशन का मतलब ये है कि एक ही स्टॉक में दो अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज में जो प्राइस का डिफरेंस रहेगा उस डिफरेंस को कैच करना। कई बार आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर किसी सेकंड में किसी एक क्षण पे अगर आप देखते हैं तो फॉर एग्जांपल रिलायंस का शेयर का प्राइस एनएसई पे चल रहा है 1735 और वहीं पे बीएसई पे चल रहा है 1736.50। कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा होता है कि यहाँ और वहां पे थोड़ा प्राइस डिफरेंस हो जाता है। कभी एनएसई पे वो महंगा चल रहा होता है, कभी बीएसई पे वो महंगा चल रहा होता है। तो ऐसे में वो क्या करेंगे? भारी मात्रा में दोनों जगह पे ट्रेड करेंगे और अपोजिट ट्रेड लेंगे। मतलब एनएसई पे जहाँ पे सस्ता मिल रहा है वहां पे वो खरीदेंगे और जहाँ पे थोड़ा महंगा चल रहा है वहां पे बेचेंगे। तो एट ए टाइम वो ट्रेड करेंगे सेम टाइम में, ठीक है। तो एक तरह से उनका जो बीच का जो 1.5 रुपए का या 1 रुपया 30 पैसे का जो मार्जिन है वो उनका प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा। सेम क्वांटिटी के साथ वो काम करेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि एनएसई पे में खरीदने के बाद बीएसई पे बेच सकता हूँ क्या? तो आमतौर पे हम नहीं कर सकते इंट्राडे में, मगर वो कर सकते हैं क्योंकि वो आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड वाले होते हैं और उनको स्वयं एक्सचेंज पाचारण करता है कि आप यहाँ पे आके ट्रेड करो। क्यों? क्योंकि दोनों एक्सचेंजेस में एक ही स्टॉक में अगर ये अंतर बढ़ता गया प्राइस में तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है। दोनों तरफ के ट्रेडर्स अलग अलग रहेंगे ना। तो एनएससी की डिमांड सप्लाई एनएससी पे, बीएससी की डिमांड सप्लाई बीएससी पे। तो किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में थोड़े समय के लिए बायर्स एग्रेसिव हो सकते हैं, कहीं पे सेलर एग्रेसिव हो सकते हैं, तो दोनों में प्राइस में अंतर बढ़ सकता है और ये अंतर बढ़ गया तो ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है। तो दोनों स्टॉक एक्सचेंज ये चाहेंगे कि यहाँ पे आर्बिट्रेशन वाली म्यूचुअल फंड आए और आर्बिट्रेशन करे। तो आर्बिट्रेशन की अपॉर्चुनिटी हर किसी स्टॉक में नहीं होती। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में आर्बिट्रेशन के लिए उनको छूट दी जाती है, वहीं पे वो आर्बिट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो 10,000 क्वांटिटी जैसी भारी मात्रा में शेयर खरीदेंगे। तो खरीदने के कारण होता है ऐसा कि यहाँ पे स्टॉक में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, बाइंग प्रेशर बढ़ जाता है। और यहाँ पे सेलिंग करने के कारण क्या होता है? यहाँ पे सेलिंग प्रेशर के कारण वो स्टॉक कम हो जाता है और दोनों के बीच के जो अंतर है वो थोड़ा कम हो जाता है। दूसरी बात बोले तो इनको ब्रोकरेज नहीं होता और कोई भी चार्जेस टैक्सेस नहीं होते इनके लिए। उसी के कारण उनको ये 1 रुपया 30 पैसे इंटू 10,000 एज इट इज मिल जाते हैं। कुछ मामूली रहेगा चार्जेस, मगर ओवरऑल उनको ज्यादा कुछ चार्जेस नहीं होते।
अगर हम ये करने के लिए जाए, इससे ज़्यादा तो आपको ब्रोकरेज ही चला जाएगा और चार्जेस टैक्सेस चले जाएंगे। ठीक है, तो ब्रोकरेज और चार्जेस टैक्सेस में आप उलझ जाएंगे और उसी में आपका लॉस हो जाएगा। तो आप ये करने के लिए मत जाइए। ये भारी मात्रा में निवेश कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिए। दोनों डिलीवरी ट्रेडिंग हो रहे हैं और उनका डिलीवरी सेटलमेंट हो रहा है, तो इनके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक्स ऑलरेडी होता है। ठीक है, तो इनके लिए संभव होता है इंट्रा एक्सचेंज ट्रेड करना, उनके लिए संभव होता है, हमारे लिए संभव नहीं रहेगा। ये एक प्रकार का आर्बिट्रेशन हो गया। दूसरा आर्बिट्रेशन ये है कि दो अलग अलग सेगमेंट में एक ही स्टॉक में ट्रेड करना, लाइक इक्विटी में शेयर का प्राइस और फ्यूचर का प्राइस। हमने तो ये देखा है कि यूजुअली इक्विटी के प्राइस से फ्यूचर का प्राइस थोड़ा महंगा होता है। क्यों महंगा होता है? वो फॉर्मूला हमने देखा था, F=S/E/RT। ये फॉर्मूला हमने देखा था। तो इंटरेस्ट रेट के कारण वो यूजुअली महंगा होता है। किंतु कई बार ऐसा होता है कि सेगमेंट में अपना कुछ डिमांड सप्लाई अलग से होता है। उस सेगमेंट का जो डिमांड सप्लाई है वहाँ के ट्रेडर्स के कारण, उसके कारण वो स्टॉक थोड़ा सा इंटरेस्ट कॉस्ट से भी थोड़ा महंगा हो जाता है कभी कभी। तो ऐसे में भी फ्यूचर की प्राइस इक्विटी से दूर ना भागे, मोर देन इट्स इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा महंगा ना हो, इसके लिए भी फिर आर्बिट्रेशन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, अभी फॉर एग्जांपल रिलायंस का इक्विटी में शेयर चल रहा है 1735 और फ्यूचर में चल रहा है 1740। तो लेट से यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी खरीदेंगे, यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी बेचेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि इक्विटी में खरीद के फ्यूचर में बेच सकते हैं क्या हम? तो ये इस प्रकार से ट्रेड सेटलमेंट नहीं होगा। इक्विटी में जो खरीदा है वो आगे चल के इक्विटी में ही बेचना पड़ेगा और फ्यूचर में जो बेचा है वो फ्यूचर में ही जाके खरीदना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट कैश सेटलमेंट ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्यों संभव होता है? क्योंकि एट द एंड ऑफ एक्सपायरी के समय future prices are comes to equity prices. That means equity price and future price are same at the end of expiry. हमें पता है ये। तो क्या होगा अगर यहाँ पे उन्होंने 1735 में स्टॉक खरीदा है इक्विटी में, उतनी क्वांटिटी फ्यूचर में बेची है 1740 में। एक्सपायरी के समय अगर यहाँ का रेट 1735 सेम रहा तो इक्विटी में नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पे इक्विटी में बेचेंगे, निकल जाएंगे नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ। यहाँ पे जो बेचा है वो फ्यूचर का प्राइस इक्विटी से मैच करेगा तो 1735 आ जाएगा, तो वहां पे वो 5 रुपए प्रॉफिट में रहेंगे, है कि नहीं? शेयर का प्राइस बढ़ गया, 1750 हो गया, तो ये भी 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पे 10 रुपए का घाटा हो जाएगा, फिर भी 5 रुपए प्रॉफिट में रहेंगे। शेयर का प्राइस 1700 हो गया तो फ्यूचर का प्राइस भी 1700 हो जाएगा। शेयर में 35 रुपए घाटा हो जाएगा, फ्यूचर में 40 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, फिर भी 5 रुपए प्रॉफिट में ही है। हम ये नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं मगर कितनी लागत लगेगी आप सोचो। एक लॉट फ्यूचर में खरीदना है रिलायंस का, अभी तो उसका प्राइस, ये तो पुरानी स्लाइड है, अभी उसका प्राइस कितना चल रहा है? 2600 चल रहा है। तो रिलायंस 2600 वो भी 250 क्वांटिटी के साथ खरीदना है इक्विटी में, खूब ज्यादा हो गया ना। और इतना करके ये डिफरेंस कितना है? वो इंटरेस्ट के साथ ही डिफरेंस है। उतनी सारी रकम अगर आपने बैंक में रखी उतने समय के लिए, 1 महीने के लिए, तो भी उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा आपको। आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न मिलता है? लिक्विड म्यूचुअल फंड जैसा रिटर्न मिलता है, जस्ट लाइक सेविंग में जैसे आप पैसा रखते हैं ना वैसे। किंतु ये इक्विटी म्यूचुअल फंड होने के साथ साथ भी रिस्क फ्री म्यूचुअल फंड एक तरह से। यहाँ पे रिस्क ही नहीं है ना, हेजिंग हो रहा है ना हर जगह पे, वन साइडेड ट्रेडिंग नहीं हो रहा है। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी वहीं पे ट्रेड हो रहा है, तो कम मिल रहा है मगर सिक्योरली मिल रहा है। ठीक है, तो आर्बिट्रेशन क्या होता है समझ में आ गया आपको? तो ये सारे हो गए इक्विटी म्यूचुअल फंड के प्रकार, मतलब ये तीनों जो स्पेस हमने देखे। इसके बाद भी कुछ म्यूचुअल फंड के प्रकार होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड। इसके बाद भी कुछ म्यूचुअल फंड के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।